हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेज। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन और एवोल्यूशन के बारे में। सो आज अपन उससे आगे नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। आज अपन ये देखेंगे कि एग्जैक्टली वेरिएशन होते क्या हैं, और वेरिएशन मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो पेरेंट से लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके पीछे का मेजर रीजन क्या है। तो वेरिएशन क्यों आते हैं, वेरिएशन किस तरह के होते हैं, क्या कारण है वेरिएशन आने के पॉपुलेशन के अंदर और एक इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन जो होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड जो है आपके एनसीईआरटी की, वो ये कहती है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वास्तव में समानता और अंतर क्या है। किसे कहेंगे कि ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करती है, और किसे कहेंगे कि ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से वेरिएबिलिटी शो कर रही है। किन पैरामीटर में वो अपने पेरेंट्स के जैसे हैं और किन पैरामीटर पर वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है। तो अगर देखा जाए तो वी know that a child bear all the basic feature of a human being. However, it does not look like exactly its parent, and human population show a great deal of variation. इन दोनों चीजों को आप समझने की कोशिश करें। ये पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि child bear all the basic feature of a human being, कि एक इंसान का बच्चा जो है वो इंसान ही होता है। मैंगो के फ्रूट जो लगेगा मैंगो ही होगा, एलिफेंट का एलिफेंट ही होगा, डॉग का डॉग होगा, कैट का कैट होगा। तो एक स्पीसीज स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलते हैं। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो ह्यूमन बीइंग ही होगी। अब कैसे, जैसे सभी इंसानों के दो आंखें हैं, ठीक है, दो कान हैं, दो हाथ है, दो पैर है। बेसिकली जो आउटर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है सारे इसी तरह के दिखते हैं। एक डॉग की आउटर स्ट्रक्चर देखिए, पूंछ, चार टांगे, ठीक है ना, उसका जो एक तरह से जनरल जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो सभी डॉग्स की एक जैसी ही होती है। भाई अपन देख सकते हैं ना, सामने से पहचान सकते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, ये मनुष्य है, ठीक है ना, ये एलिफेंट है। एक बेसिक फीचर। अब जैसे मैंने एलिफेंट बोला तो आपके दिमाग में किसकी पिक्चर आई? एलिफेंट की। मैं अगर एलिफेंट के ऑफस्प्रिंग की, उनके बच्चे की बात करूं तो छोटा हाथी हो जाएगा, बड़ा हाथी, छोटा हाथी, है ना। तो बेसिक फीचर जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक है। मीन एलिफेंट के एलिफेंट होगा, डॉग के डॉग्स ही होंगे, आगे कैट के कैट होगी, ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन बीइंग ही होगा। तो जो जनरल फीचर होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली लुक लाइक इट्स पेरेंट। हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं है। आप अगर अपने आप को देखेंगे और फिर अपने मम्मी पापा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप हो तो उनके जैसे, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो। उनके जैसे हो लेकिन सिमिलर नहीं हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, नाक है, मुंह है। बेसिक फीचर होमोसेपियंस के हैं आपके अंदर। ये सामान्य लक्षण जो हैं वो इंसानों वाले हैं। लेकिन क्या आप एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी हो अपने पापा की या मम्मी की? भी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे पापा दिखते हैं वैसे ही हम दिख रहे हैं, या जैसी मम्मी है वैसे एग्जैक्टली हम हैं? नहीं, आपको नैन नक्श में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। नैन नक्श समझते हैं ना, जो सामान्य मतलब फेस अपीयरेंस हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, हाइट हो गई, फिजिकल फिटनेस हो गई। तो हमारे कुछ लक्षण जो हैं वो पापा के जैसे होते हैं, कुछ मम्मी के जैसे होते हैं, बट एग्जैक्टली अपन जेरोक्स कॉपी नहीं होंगे। सिंपली इसको मैं अगर बताऊं आपको तो होमोसेपियंस के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो होमोसेपियंस ही होगी, इंसानों के इंसान होंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं होंगे। इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट शक्ल वाले लोग देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना कि उसकी शक्ल जो है वो मम्मी की जैसी मिलती है, या उसकी शक्ल जो है वो अपने पापा से मिलती जुलती है, लेकिन क्या एग्जैक्ट पापा के जैसी या मम्मी जैसी होती है? एग्जैक्टली नहीं होती। कुछ ना कुछ अंतर होता ही होता है, वो चाहे आईज कलर में हो, हेयर्स के अंदर हो, हाइट के अंदर हो, जनरल बॉडी अपीयरेंस के अंदर हो, शेप ऑफ फेस के अंदर हो। किसी का मतलब फेस थोड़ा सा यूं होता है, किसी का बिल्कुल राउंड होता है ना। एक ओवरव्यू आप आइडिया आपको पता ही है। तो शक्ल मिलती है लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। तो यहां पर देखिए सिमिलरिटी क्या है कि मनुष्य के बच्चा मनुष्य ही होगा, इंसानों का बच्चा इंसान ही होगा।
और डिफरेंसेज क्या है कि उसकी शक्ल जो है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसी नहीं होगी, वो कुछ मिलती जुलती होगी, जेरोक्स कॉपी देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है, एक पॉपुलेशन के अंदर, एक जनसंख्या की अगर बात करो तो उसके अंदर ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। आप अपनी क्लास के अंदर बैठे बच्चों को देखिए, वो है तो सारे के सारे इंसान ही, लेकिन सबकी शक्लें अलग अलग हैं। तो समानता क्या हुई, सिमिलरिटी ये है कि वो सारे के सारे इंसान हैं, और डिससिमिलरिटी या डिफरेंसेज ये हैं कि सबकी शक्ल अलग अलग है। तो बात क्लियर हुई कि एग्जैक्टली वेरिएशन और सिमिलरिटीज क्या है। तो सिमिलरिटी ये है कि हम सब इंसान हैं, और डिससिमिलरिटी ये है कि सबकी शक्लें अलग अलग हैं। बात क्लियर हुई। अब कारण क्या है इसका, इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों इंसान के इंसान होते हुए भी उनकी शक्ल या जनरल अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट देखने को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलती है। तो अगर अपन ये बात करें तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। की रूल फॉर द इनहेरिटेंस, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो मेंडल के कंट्रीब्यूशन जो है, और मेंडल ने इन चीजों को कैसे समझाया, द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू दैट फैक्ट बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू द चाइल्ड। ये जो इंसानों के इंसान होते हुए भी शक्ल अलग अलग होना, इसके पीछे का कारण ये है कि मम्मी पापा दोनों का जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में, अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आइडिया है तो आपको पता होगा, दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंटल और मैटरनल डीएनए, कि हर एक कैरेक्टर जो होगा वो फादर और मदर दोनों के डीएनए के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा या अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इक्वल अमाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो ये इक्वल अमाउंट में जो कंट्रीब्यूशन है ये किस वे में बताया गया है, कैसे, देखिए, जैसे कि ये फादर है, ठीक है, अब फादर है, और इसी तरह से सेकंड जो है, ऑब्वियस सी बात है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बाई पेरेंटल होता है। तो फादर डिप्लॉयड है, मदर भी डिप्लॉयड है। अब यहां पर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ये दो चीजें जानना जरूरी है। जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके अंदर टोटल 46 क्रोमोजोम आपको देखने को मिलते हैं, है ना, या अपन क्या बोलते हैं, 23 पेयर्स बोलते हैं, या तो 46 क्रोमोजोम या 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं। तो एक पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। लाइक ये देखिए, जैसे एक पेयर, ये 2 क्रोमोजोम का एक पेयर है, तो इस तरह के 23 पेयर्स होंगे। इस तरह के जब 23 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 46 हो जाएंगे। एक पेयर में 2 है। जब एक अकेला होगा तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड, और रिप्रेजेंट करते हैं n से। जब एक पेयर में 2 होंगे तो उसे बोलेंगे डिप्लॉइड, रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। जब इस एक पेयर में 3 हो जाएंगे तो उसे कहेंगे ट्रिप्लॉइड, और उसे रिप्रेजेंट करेंगे 3n से। जब 4 हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे टेट्राप्लॉइड, और रिप्रेजेंट करेंगे 4n से। तो इसी तरह से हमारे अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इसलिए हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, हम 2n टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ये बात क्लियर हुई। अब यहां देखो, मैं 46 की बात कर रहा हूं, ठीक है, वही एग्जांपल लेके अपन डिस्कस करते हैं। तो ये है 46 इसके, या 23 पेयर, और इसी तरह से इनके अंदर भी ये क्या है, 46 है। फिर एक सेल डिवीजन होगा जो कि मियोसिस होता है, ठीक है। तो मियोसिस टाइप का जो सेल डिवीजन होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम को क्या कर देता है, हाफ कर देता है। यानी 46 हैं, इनको रिड्यूस करके कितना कर देगा, 23 कर देगा। तो बनने वाली सेल जो होंगी उन्हें क्या कहेंगे, गैमीट्स कहेंगे। तो मेल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। इन स्पर्म में कितने क्रोमोजोम होंगे, 23, और फीमेल में क्या बनेगा,
एग, इस एग के अंदर क्रोमोजोम कितने होंगे 23, यानी 46 थे, हाफ हो गए। ठीक है, अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, तो जब आपस में दोनों फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो स्पर्म और एग फ्यूज करके क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। तो 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, भाई 23 फादर से, 23 मदर से, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल फिर से रिस्टोर हो गए 46। पेरेंट में कितने थे? 46 थे। अब ये जाइगोट, यही जाइगोट सेल जो होती हैं ये आगे चलकर डेवलप होके क्या बनाती है? नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। तो नई ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल सिमिलर ही है, कि मदर के अंदर भी 46 था, फादर में भी 46, यानी 2n भी ये थे, 2n ही ये थे, और ये भी कैसा हो जाएगा? 2n हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि डिफरेंस कैसे आया। दोनों, फादर से जेनेटिक मटेरियल आया, मदर से जेनेटिक मटेरियल आया, तो ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और डीएनए पर किसी भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, जो भी हम दिख रहे हैं, जैसी हमारी अपीयरेंस है, वो सब हमारे डीएनए की वजह से है। और डीएनए का वो पार्ट जिस पर किसी कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसे जीन कहते हैं। ठीक बात है। तो अब आधे कैरेक्टर जो हैं वो कहां से आए हैं? फादर से, और आधे कैरेक्टर जो हैं वो कहां से आए हैं? मदर से। तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फादर ह्यूमन बीइंग, मदर ये भी ह्यूमन बीइंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल आपस में फर्टिलाइज हुआ है, तो बनने वाली ऑफस्प्रिंग जो होगी वो भी कैसी होगी? ह्यूमन ही होगी। ठीक है, आधे फादर से आए, आधे मदर से आए, तो दोनों के मिक्सअप से, दोनों के इक्वल कंट्रीब्यूशन से कैरेक्टर जो होंगे वो इस ऑफस्प्रिंग के अंदर अपीयर होंगे। तो ना तो ये ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली फादर के जैसी होगी, और ना ही ये एग्जैक्टली मदर के जैसी होगी, क्योंकि दोनों के इक्वल कंट्रीब्यूशन से प्रोड्यूस हुई है। तो इसके नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? नए कॉम्बिनेशन, 50% मदर का, 50% फादर का। कुछ चीजें जो होंगी वो मदर से मिलती जुलती होंगी, कुछ चीजें जो होंगी वो फादर से मिलती जुलती होंगी। तो होगा तो इंसान ही ना भाई। पेरेंटल जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स का मिक्स हुआ है वो ह्यूमन बीइंग का हुआ है, तो ऑफस्प्रिंग तो ह्यूमन बीइंग ही होगी। लेकिन दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन से हुआ है, तो आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे। आप एक कलर में कोई दूसरा कलर डालोगे तो कोई तीसरा कलर ही आएगा ना। मान लो कि आपने रेड कलर में येलो डाल दिया, तो अब दोनों के मिक्सअप से कोई तीसरा ही कलर होगा, या फिर येलो ही रहेगा या फिर रेड रहेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ना तो एग्जैक्ट मदर के जैसे होंगे, ना ही एग्जैक्ट फादर के जैसे होंगे। नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इन्हीं नए कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं रीकॉम्बिनेशन। तो ये जो डिफरेंसेज का राज छुपा हुआ है, ये डिफरेंसेज का राज छुपा हुआ है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर आपको ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो अब बात समझ में आई कि वेरिएशन का कारण क्या है। तो अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वेरिएशन, देन योर आंसर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा कारण है जो वेरिएशन कोज करता है। ठीक है, और सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि होमोसेपियंस के होमोसेपियंस होंगे, एलिफेंट का एलिफेंट, डॉग का डॉग, मैंगो के भी मैंगो के ही फ्रूट लगते हैं। ये सभी के अंदर, प्लांट के अंदर भी ऐसा ही होता है, एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, हर जगह ये अप्लाई होता है। तो ये चीज जो थी, इसी चीज पर काम किया था मेंडल ने। मेंडल ने जो जेनेटिक्स की नींव रखी, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उसने पी प्लांट पर, जो गार्डन पी, पाइसम स्टेवम जो होती हैं, उस पर वर्क किया था। और उन्होंने देखा था कि पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो ही ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं। अब उनके इनहेरिटेंस के पैटर्न को उसने समझाया था कि ये जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरह से इनहेरिटेंस होती है उनकी, कौन सा आगे चलकर एक्सप्रेस होता है, कौन सा नहीं होता है। तो जो पेरेंट को जब क्रॉस करवाते हैं या उनका रिप्रोडक्शन करवाते हैं,
तो जो F1 जनरेशन के अंदर, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होते हैं उनको मेंडल ने डोमिनेंट कैरेक्टर बोला था, और जो एक्सप्रेस नहीं होते उन्हें रिसेसिव बोला था। तो यहाँ कैरेक्टर और ट्रेट्स को लेकर भी चीज़ें होती हैं, वो जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो आपको समझ आई ये बात कि वेरिएशन क्या होते हैं और वेरिएशन क्यों जनरेट होते हैं, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो फादर और मदर का इक्वली कंट्रीब्यूट किस तरह से होता है। सो आई होप क्लियर है आपको। अगर समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में जन्मे और 1884 में इनकी डेथ हो गई। कौन थे, क्या थे? मेंडल वॉज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री एंड वेंट टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। इसकी डिटेल कहानी मैं आपको आगे 12th में बताऊंगा। जब आप आगे अगर आपने साइंस ली देन 11th और 12th के अंदर जेनेटिक्स पर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि चर्च के अंदर फादर हुआ करते थे। ये मैथ्स की भी पढ़ाई की थी इन्होंने साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से। फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज जील फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट, ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीज। कि ये टीचिंग के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया था जिसके लिए ये पास नहीं हो पाए थे, बट फिर भी इनकी साइंस के लिए जील यानी कि रुचि जो थी वो ख़त्म नहीं हुई, और ये वापस चर्च में लौट आए और फिर इन्होंने मटर के पौधों पर काम करना शुरू किया। तो एक्चुअल में क्या है, जब आप मेंडलिज्म या मेंडल के बारे में डिटेल में पढ़ते हो तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ मेंडल ने मटर के पौधों पर ही काम नहीं किया था। मेंडल ने कई तरह के प्लांट्स को स्टडी किया था, ठीक है ना, कई जनरेशन तक स्टडी किया था। लेकिन बाकी प्लांट्स के अंदर ये जैसा सोच रहे थे उस तरह का बिहेवियर इनको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन मटर में इनको एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिला। इसलिए फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर को ही चूज किया था, ठीक है ना। देन इन्होंने फिर गार्डन पी पर वर्क किया और मोनेस्ट्री का गार्डन जो था इनके चर्च का, वहीं पर इन्होंने मटर को उगाया था, ठीक है। मैनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पी एंड अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर, बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वॉज फर्स्ट वन ऑफ द कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। दिस हेल्प हिम टू अराइव एट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो बाकी भी काम कर रहे थे, लेकिन वो मैंने आपको कहा ना कि मेंडल ने भी दूसरे अदर प्लांट्स पे भी काम किया था। इसके साथ वाले साइंटिस्ट थे वो भी कोशिश कर रहे थे, बट कुछ हर एक जगह किसी को एक जनरेशन में, किसी को 2 जनरेशन के बाद में कोई ना कोई कंफ्यूजन हो रहा था, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज जो थी वो हो रही थी, तो कोई एक फिक्स कंक्लूजन मिल नहीं रहा था। लेकिन मेंडल को एक की पॉइंट मिल गया था पी प्लांट्स के अंदर, और उस की पॉइंट और उन एक स्पेसिफिक इनहेरिटेंस के पैटर्न इन्होंने डिस्कवर कर लिए थे, और उस पर बेस्ड इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए थे, ठीक है, जिन्हें मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 कंक्लूजन थे मेंडल के। तो अगर मेंडल के बारे में ब्रीफली अगर अपन देखें तो मेंडल जो है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब कोई भी बायोलॉजी के अंदर आप इस तरह की चीज़ें बहुत सारी पढ़ते हो कि ये फादर ऑफ फलाना, फादर ऑफ फलाना, फादर ऑफ डिमका, ये चीज़ें जो होती है वो एक्चुअल में क्या होता है कि फादर की जो एक आप यूँ समझते हैं उपाधि जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि मेन जो नींव रखने का काम जो है वो किसने किया था, मेंडल ने किया था। तो जेनेटिक्स की शुरुआत मेंडल के कारण हुई थी। और ग्रेगर की ये भी इसके नाम में नहीं था, ग्रेगर की उपाधि थी इसको, जो चर्च में मिली थी इसको। तो डेट ऑफ बर्थ जुलाई 1822 और डेट ऑफ डेथ जो थी वो जनवरी 1884, 1822 में जन्म हुआ, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने जो ये सवाल पूछे जाते हैं बच्चों आपके एनटीएससी वगैरह के एग्जाम, और आगे जब आप नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो था मेंडल का वो कौन सा था, वो था गार्डन पी, पाइसम स्टाइवम। ध्यान रखना, पी की कई वेराइटीज होती हैं, मटर की कई किस्में देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है गार्डन पी जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम स्टिवम, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च लगभग 7 साल इन्होंने काम किया था।
1856 से लेकर 1863 तक। ये चीज़ें भी आपको कुछ अलग बुक्स के अंदर वेरिएबल देखने को मिल सकती हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1856 और 57 का टाइम था जब इन्होंने अपना काम शुरू किया था, और फिर 1863 तक। और पब्लिशिंग जो हुई थी वो इसके 1.5-2 साल बाद में इन्होंने सबमिशन और पब्लिशिंग हुई थी, वो डिटेल में आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। रिसर्च आर्टिकल का जो टाइटल था कि इन्होंने अपने रिसर्च को किस टाइटल से पब्लिश करवाया था, तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक सीधा सा सवाल है कि मेंडल का जो रिसर्च वर्क था वो किस टाइटल से पब्लिश हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम के टाइटल से पब्लिश हुआ था। और आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था वो किसमें हुआ था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन की मैगजीन्स के अंदर पब्लिश करवाया गया था। तो ये बेसिक हिस्ट्री है मेंडल के बारे में। तो अब तक बच्चों अपन ये जान चुके हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, ठीक है ना, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, इवोल्यूशन। और फिर अपन ये जान चुके हैं कि वेरिएशन जो है उसका राज किस में छुपा हुआ है, तो उसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फादर और मदर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। और एग्जैक्टली अगर सिमिलरिटी और डिफरेंसेज की बात करें तो स्पीसीज स्पेसिफिक फीचर, यानी इंसानों के बच्चे इंसान ही होते हैं, वो उनके अंदर एक सिमिलरिटी है। और डिफरेंसेज कि सबकी शक्लें अलग अलग होती हैं, वो उनके बीच में एक की डिफरेंस है। और ये सबकी शक्लें अलग अलग होना, इस डिफरेंस का कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर इस तरह के पैटर्न की स्टडी की शुरुआत जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, जिन्होंने गार्डन बी पर एक्सपेरिमेंट किए और इनहेरिटेंस के पैटर्न को इन्होंने एक्सप्लेन किया। और जो मेंडल की ब्रीफ हिस्ट्री है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेथ कब हुई, एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था, ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च आर्टिकल का टाइटल और आर्टिकल किस में पब्लिश हुआ, ये आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो यहाँ तक आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।